अभिलाषा अपने ऑफिस में यहाँ से वहां चल रही थी और करिश्मा उसके हर बढ़ते कदम के साथ अपनी नजर घुमा रही थी। तभी अभिलाषा रुककर अपनी कुर्सी पर बैठती है और करिश्मा से कहती है, करिश्मा, मैंने तुम्हें उसकी दोस्त बनने के लिए कहा था ताकि मैं उसके सारे राज जान सकूं, पर तुमने तो पहले ही दिन उससे दुश्मनी मोल ले ली। अब बताओ मैं तुम्हारा क्या करूं? करिश्मा कहती है, देखो अभिलाषा, भले ही मैंने उससे दुश्मनी मोल ले रखी हो, पर फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम की चीज है। उसने अपने बैग में एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ है। मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसमें जरूर कोई कीमती चीज है, और हो सकता है कि वो कीमती चीज उसे अगस्त ने दी हो। ये सुनते ही अभिलाषा फिर से आग बबूला हो जाती है और करिश्मा से कहती है, मुझे समझ में नहीं आता कि उस 2 टके की लड़की में ऐसा क्या है जिस पर अगस्त इतना फिदा हो गया। तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैंने अगस्त को पाने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर उसे एक बेकार की जिद के कारण गवा दिया। मैंने अपनी कार से उतरते हुए उसे दूर से देखा था, तभी वो मेरी आंखों में बस गया था। उसे तुम लव एट फर्स्ट साइट कह सकती हो। इतना कहते हुए अभिलाषा ने अपना सर कुर्सी पर टिका दिया। वो उस दिन को याद करने लगी जब उसने अगस्त के ऑफिस के कई चक्कर लगाए थे और फिर वहां रिसेप्शनिस्ट बन गई। उसने किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि वो एक अमीर बाप की बेटी है। फिर धीरे धीरे अभिलाषा रिसेप्शनिस्ट से अगस्त की पर्सनल सेक्रेटरी बन गई और उसका पूरा कारोबार संभालने लगी। इतना ही नहीं, अभिलाषा अगस्त के आने जाने, खाने पीने, हर चीज का ध्यान देने लगी। एक दिन मौका देखकर उसने ऑफिस में देर रात तक रुकने का प्लान किया और अगस्त को वाइन सर्व की, और साथ ही अगस्त के नशे की हालत का पूरा फायदा उठाया। दूसरे दिन अभिलाषा को पता था, अगर वो एक आम लड़की की तरह भी रिएक्ट करेगी तो अगस्त उसे कभी पसंद नहीं करेगा। इसलिए उसने कोई कंप्लेंट नहीं की और ना ही उस बारे में अगस्त से कोई बात की, जिस वजह से अगस्त भी धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। फिर उन दोनों का मिलना जुलना, बातें करना समय के साथ बढ़ता ही गया। आखिरकार वो वक्त आ गया जब अगस्त ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। उस दिन अभिलाषा बहुत खुश थी। अभिलाषा को अपनी शादी के दिन की हर एक बात याद आ रही थी। कैसे वो खिड़की से अगस्त को घोड़ी पर बैठा हुआ देख रही थी। फेरे लेते समय उन दोनों ने एक दूसरे से नजर चुराकर कई सारी बातें की थी, और एक छोटी सी जिद ने उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। अभिलाषा की आंखें बंद देखकर करिश्मा उसके कैबिन से बाहर आ गई। उसे पता चला कि जिया अभी अभी एग्जीक्यूटिव लिफ्ट से 13th फ्लोर पर गई है। ये खबर बहुत बड़ी थी। करिश्मा ने अपने कदमों को मोड़ा और बिना रुके सीधा अभिलाषा के कैबिन में चली गई। अभिलाषा अभी भी आंखें बंद करके अपना सर टिकाए चेयर पर आराम से बैठी हुई थी। तभी करिश्मा कुर्सी हिलाते हुए अभिलाषा से कहती है, आप यहाँ भरे दिन में सपनों में खोई हुई है और वहां कोई अपने सपनों को साकार कर रहा है। आज फिर से जिया एग्जीक्यूटिव लिफ्ट के अंदर चली गई। आपको इस बारे में कुछ तो करना चाहिए। ये सुनते ही अभिलाषा गुस्से से लाल पीली होने लगी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो करिश्मा से कहती है, अगस्त किसी अच्छी लड़की के प्यार में पड़ता तो शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक गंवार लड़की उसको कैसे पसंद आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। ना उसे चलना ढंग से आता है, ना उठना ना बैठना, ना ही वो ढंग के कपड़े पहनती है। पता नहीं उसने अगस्त को ऐसा क्या दिखा दिया है जिसके पीछे वो पागल हो गया है और दिन रात उसकी ही माला जपता रहता है। करिश्मा कहती है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। जिया के कई नए प्रेमी भी हैं। आज जब वो एग्जीक्यूटिव लिफ्ट में जा रही थी, तब एक लड़के ने लिफ्ट रोक ली और उसके हाथ में रेड रोजेस थे जो उसने जिया को पकड़ा दिए। बहुत देर तक उन दोनों के बीच में काफी सारी बातें हुई और फिर वो लड़का वापस चला गया। लिफ्ट के पास खड़े लोग बता रहे थे कि वो चाल चलन और पहनावे में अमीर नजर आ रहा था। पता नहीं सारे अमीर लड़के उसके पीछे पागल क्यों है। ऐसा क्या कर दिया उसने? वैसे तो मैं आज उससे पहली बार मिली हूँ, पर मुझे उसके अंदर ऐसी कोई भी क्वालिटी नजर नहीं आई जिससे कि कोई भी लड़का उसके प्यार में पड़ जाए। पर किससे सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर के लड़के सिर्फ और सिर्फ उसे ही अपनी बीवी बनाना चाहते हैं। इतना सुनते ही अभिलाषा जोर से टेबल पर हाथ मारती है और फिर करिश्मा की तरफ गुस्से से देखकर कहती है, तुम्हें क्या लगता है जिया खूबसूरत है? उसे सिर्फ और सिर्फ कपड़े उतारना आता है और कुछ नहीं।
लड़कों को भी समझ में नहीं आ रहा है, अंधे हो चुके हैं। पहले अगस्त, अभी पता नहीं कितने यार है उसके। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कि एक वकील भी उसके प्यार में पागल है। मुझे लगता है हर उम्र के लोग उसने पटा कर रखे हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी वहां उसका इस्तेमाल करेगी। दूसरी तरफ जिया 13th फ्लोर पर अधीर को ढूंढ रही थी। अधीर की मीटिंग शुरू हो चुकी थी और जिया लेट हो गई थी। तभी वो अंदर जाकर अधीर की टेबल पर हनी बॉक्स रखते हुए वापस आने की कोशिश करती है। तभी अचानक अधीर दौड़ते हुए जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जिया बहुत बहुत थैंक यू, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। जिया देख सकती थी कि अधीर कितना बिजी है। उसकी टेबल पर फाइल्स के ढेर लगे थे। अभी अभी वो एक मीटिंग खत्म करके आया था और अगले 5 मिनट के बाद उसकी दूसरी मीटिंग शुरू होने वाली थी, जिसकी फाइल उसके टेबल पर लगी ढेर के बीच में कहीं फंसी थी। अधीर के पास उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अगस्त अधीर पर इतना ज्यादा नाइंसाफी क्यों करता है। अगर वर्कलोड इतना है तो उसे अधीर के साथ किसी और को रख लेना चाहिए। एक आदमी कितना काम संभालेगा। ये सोचते हुए जिया वापस लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी अधीर कहता है, कहाँ जा रही हो, थोड़ी देर तो रुको। जिया अपने मन में सोच रही थी, अगर वो ज्यादा देर तक रुकी तो न जाने सेकंड फ्लोर पर बैठे लोग क्या क्या कहानियां बना देंगे। जिया का 13th फ्लोर पर बिताया हुआ एक एक मिनट उस पर भारी पड़ने वाला था। इससे पहले कि जिया कैबिन से बाहर कदम रखती, तभी अधीर जिया से पूछता है, अपना बुके तो लेती जाओ, ये किसके लिए लाई हो। इतना कहते ही अधीर उस बुके को उठाता है और उसमें लिखा हुआ था, फॉर ब्यूटीफुल जिया। अधीर ने काफी जोर से वो पढ़ा और फिर वो मुस्कुराते हुए जिया से पूछता है, ये बुके किसने दिया तुम्हें। जिया कहती है, मैं उसे नहीं जानती। जैसे ही मैं लिफ्ट में जा रही थी तभी उसने आकर लिफ्ट रोक ली और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बस अपने दिल की बात नहीं बता पा रहा हूँ। उसका नाम रोहन था और वो मेरे हाथ में बुके पकड़ाकर हवा की तरह वहां से चला गया। इतने में अगस्त के कैबिन से किसी के चलने की आवाज आती है। तभी अधीर उस तरफ पलटते हुए जिया से कहता है, इसका मतलब कंपटीशन होने वाला है। सुनते ही जिया गुस्से से अधीर की तरफ देखती है। तभी अधीर पूछता है, वो लड़का कैसा दिखता है। अधीर की बात का जवाब देते हुए जिया कहती है, अच्छा था। अधीर पूछता है, अच्छा था मतलब तुम्हें पसंद आया। जिया एक बार और गुस्से से अधीर की तरफ देखती है। तभी अगस्त के कैबिन का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और जिया जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागने लगती है। अचानक पीछे से आवाज देते हुए अधीर जिया से कहता है, जिया अपने फूल तो लेती जाओ। जिया गुस्से से अधीर की तरफ देखती है। तब तक अगस्त भी वहां आ चुका था। अगस्त की नजर उस गुलदस्ते पर पड़ती है और जिया झटके से लिफ्ट के अंदर चली जाती है। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही जिया सोच रही थी कि वो अगस्त से इतना घबरा क्यों रही है। वो एक छोटा सा काम करने गई थी और उसका काम खत्म हो गया। अब अगर अगस्त ने उसे देख लिया तो उसमें इतना घबराने वाली क्या बात थी। ये सोचते हुए जिया अपने माथे पर हाथ मारते हुए ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाती है। अगस्त अधीर के टेबल पर रखे हुए उस गुलदस्ते को उठाकर देखता है और बेस्ट विशेस पढ़कर उसे डस्टबिन में फेंक देता है। इससे पहले कि अगस्त गुस्से में अपने कैबिन की तरफ आता, तभी अधीर उससे कहता है, जिया आपके लिए हनी लेकर आई थी। अगस्त ने तुरंत मुड़कर पीछे देखा और हनी का डब्बा उठाया और सीधा अपने कैबिन की तरफ चला गया। जिया जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची सब लोग उसे घूर रहे थे। जिया सबको नजरअंदाज करते हुए अंदर जाकर अपने डेस्क पर बैठ जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। कुछ ही देर बाद उसके फोन की घंटी बजती है और वो फोन उठाकर देखती है कि ये अगस्त का मैसेज था और उसने लिखा था, गुलदस्ता बहुत गंदा था, ऐसे आलतू फालतू लोगों से फूल लेने बंद करो। उस आदमी को बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि लड़की को कैसे फूल चाहिए। जिया को समझ नहीं आता कि अगस्त को किस बात पर गुस्सा आता है और वो मैसेज टाइप करने लगती है, मेरी पर्सनल चीजों में आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी। ये मैसेज सेंड करने के बाद अगस्त का कोई रिप्लाई नहीं आया और जिया फिर से अपना काम करने लगी। तभी माया उसके डेस्क पर आकर उससे कहती है,
मैंने सुना तुझे किसी लड़के ने गुलदस्ता दिया। पूरे स्टाफ में अभी वही बात चल रही है, पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि वो लड़का कौन है। जिया फिर से अपने माथे पर हाथ मारती है और फिर माया से कहती है कि ऑफिस में किसी के पास कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरी जिंदगी की छानबीन करने में ही लगे रहते हैं। माया कहती है, ये सब छोड़ जिया, मुझे ये बता, क्या तू उस लड़के को जानती है? जिया कहती है, नहीं, मैं ये बात और नहीं दोहराना चाहती, मैं उसे नहीं जानती। तभी माया कहती है, अच्छा इतना तो बता दे, वो देखने में कैसा था? जिया कहती है, एकदम बकवास, उतना ही बकवास जितने की बकवास उसने फूल मुझे दिए थे। माया कहती है, स्टाफ के बहुत सारे लोग हैं जो तेरा नंबर मांग रहे हैं। जिया अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने दांत पीसने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर माया से कहती है, गलती से भी मेरा नंबर किसी को मत देना, वरना ये लोग मेरा जीना हराम कर देंगे। माया समझ गई थी कि इस वक्त जिया से बात करना ठीक नहीं रहेगा। वो अपने डेस्क पर वापस जाने लगती है, पर अचानक जिया की आवाज उसके कानों में आती है, माया, क्या तेरे पास उस क्लब वाले लड़के का नंबर है? माया कहती है, अब तुझे क्लब वाले लड़के का नंबर क्यों चाहिए? क्लब वाला लड़का कौन था? माया अभी हैरानी से जिया की तरफ देख रही थी। तभी उसने जिया से पूछा, तुझे उस लड़की का नंबर क्यों चाहिए? जिया माया की बात का जवाब देते हुए कहती है, मेरी बात को ध्यान से सुन माया, उस लड़की को एक एक्स्ट्रा वेट्रेस की जरूरत है। मैं वहाँ पार्ट टाइम जॉब करके ना रिकवरी के लिए पैसे बचा सकती हूँ। मैं ये सब तुझे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सवालों से थक चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम बार बार मेरे बारे में ऐसे सोचती रहो। दुनिया में किसी आदमी के पीछे भागने के अलावा भी काम है जो तुम्हें पैसे दिला सकता है। उसके लिए खुद को किसी के भी सामने बेचने की जरूरत नहीं है। अपनी बात को खत्म करके जिया फिर से काम करने लगती है। तभी माया उसे एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए कहती है, ठीक है जिया, जैसी तेरी मर्जी, मेरा तो काम है बस सही सलाह देना। जिया गुस्से में माया की तरफ देखती है और उससे कहती है, इतनी छोटी सी बात तुम दोनों के समझ में क्यों नहीं आ रही है कि पैसे कमाने के और भी जरिए हो सकते हैं? जिया की बात सुनकर माया अपनी आईब्रोज उठाते हुए उससे कहती है, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी बात मान लूं या फिर तुम्हारी बेवकूफी पर हंसूं। वैसे जिया, मैं आबा नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों से डर कर ना तुमसे बहस करना छोड़ दे। मैं आखिरी दम तक तुमसे इस बात के लिए बहस करती रहूंगी और तुम्हें बार बार एहसास करवाती रहूंगी कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। एक सीधा रास्ता है जो तुम्हें खुशी दे सकता है, पर तुम्हें वो छोड़कर बाकी सारी परेशानियों को चुनना है ना? जिया कहती है, देखो माया, मुझे दूसरों के पैसे यूज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। माया अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहती है, ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गई तुम क्या कहना चाह रही हो। बस मेरी एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हें जितनी मेहनत करनी है करो, जितना खुद को परेशान करना है कर लो, पर अगर तुम्हें या आंटी को किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्लीज मुझे बता देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ये तुम्हारी आइडियलिस्टिक स्पीच को दोस्तों से दूर रखोगी। अपनी बात को खत्म करके माया जिया की पीठ पर हाथ फेरते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ अभिलाषा और करिश्मा आईटी डिपार्टमेंट में बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और उस आदमी को पहचानने की कोशिश कर रहे थे जिसने जिया को सुबह सुबह रेड रोजेस दिए थे। हालांकि उस आदमी का चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था और उसने अपना सर नीचे झुकाया हुआ था, फिर भी वो ऑफिस का कोई एम्प्लॉय नहीं लग रहा था। तभी करिश्मा अभिलाषा से कहती है, अगर जिया का इससे चक्कर चल जाए तो ठीक ही होगा, कम से कम वो अगस्त का पीछा तो छोड़ देगी। फिर तुम चाहो तो एक बार और अगस्त के साथ अपनी केमिस्ट्री बिठा सकती हो। करिश्मा की बात खत्म होते ही अभिलाषा आहें भरते हुए कहती है, काश ऐसा हो पाता। ऑफिस में आज की सुबह सबके लिए हलचल भरी थी। किसी को कोई नया टॉपिक मिला था तो किसी को कोई नया गॉसिप का रीजन मिल गया था। इतना ही नहीं, आज के दिन में एक और बड़ी चीज होने वाली थी। वो था देश की सबसे बड़ी कंपनियों का लेखा जोखा, जिसके बारे में जानने के लिए सब लोग बेताब थे। दूसरी तरफ ऑफिस के कामकाज में जिया भूल गई थी
कि दिन के 2 बज गए हैं और लंच टाइम हो गया है। सभी लोग अपने टेबल से उठकर कैफेटेरिया की तरफ जा चुके थे। तभी माया जिया के पास आकर कहती है, क्यों भाई, आज लाल गुलाब देखकर ही पेट भर गया? चलो लंच करते हैं। माया की बात सुनते ही जिया उसके साथ कैफेटेरिया की तरफ चली जाती है। तभी वो माया से कहती है, तूने आज की बिजनेस रिपोर्ट देखी? जिया माया से कहती है, नहीं, क्या था आज की बिजनेस रिपोर्ट में? माया फिर से जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, अरे यार, तुम्हें ना अपनी कंपनी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तुम्हें पता है बाहर रिसेशन का टाइम चल रहा है। आसपास जितने भी बिल्डर्स हैं, उनकी कंपनीज की हालत बहुत खराब है। जितने भी प्लॉट्स उन्होंने लिए थे वो सब सीज कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट उनकी छानबीन करने में लगी हुई है। पर हमारी कंपनी देश की टॉप मोस्ट कंपनी बन चुकी है। जब से अगस्त ने नई कंपनी ज्वाइन की है ना हमारी, कोई नहीं कह सकता है कि उसके कदम इस कंपनी के लिए कितने शुभ है। जिया हैरानी से माया की तरफ देखकर कहती है, कदम शुभ है मतलब? माया कहती है, अरे यार, बिल्कुल बेवकूफ बनने की कोशिश मत कर। तुझे याद है जब अगस्त इस कंपनी में आया था तब कंपनी की क्या हालत थी? रोज शेयर्स गिर रहे थे कंपनी के। अगर कबीर अपनी कंपनी अगस्त को नहीं बेचता ना, तो शायद इस जगह पर ये बिल्डिंग तोड़कर कुछ और बना दिया जाता। सच कहूँ तो अगस्त इस कंपनी के लिए भगवान है। भगवान जहाँ भी जाता है ना, कुछ ना कुछ जादू कर ही देता है। शायद इसलिए वो इतना फेमस है। जिया माया की बातों को सुनकर बोर हो रही थी। तभी जिया उसे रोकते हुए कहती है, देखना माया, सीधी सी बात ये है कि हमारे देश के सभी रियल एस्टेट कंपनीज में से हमारी कंपनी सबसे ज्यादा अच्छा कर रही है। बस इसके लिए किसी का इतना गुणगान करने की जरूरत नहीं है। हम सीधी सीधी भी इस चीज को लेकर बात कर सकते हैं ना। फिर इतना अगस्त 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 चिल्लाने की क्या जरूरत है? जिया की बात खत्म होने तक माया और जिया कैफेटेरिया में पहुंच चुके थे। और जैसे ही जिया ने अंदर कदम रखा, तभी 2 लोग दरवाजे के पास खड़े अगस्त के बारे में बात कर रहे थे। तभी दरवाजे की दाईं तरफ खड़ी लड़की कहती है, ओ माय गॉड, अगस्त ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे सच कहे, अगस्त की वजह से अब हमें खुद पर भी ना फक्र महसूस हो रहा है। उसके सामने खड़ा लड़का उसकी बात खत्म होते ही कहता है, हाँ टीना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब अगस्त ने ये कंपनी खरीदी थी, तब मैं इस कंपनी में काम नहीं करता था। लेकिन मेरे घर पर इस बारे में बातचीत चल रही थी और मेरे पापा कह रहे थे कि अगस्त रस्तोगी सच में बेवकूफ है। उसने एक बिखरी हुई कंपनी को खरीदा है। पता नहीं इसका आगे क्या फ्यूचर होगा। लेकिन जैसे ही अगस्त ने कंपनी ज्वाइन की, उसके 2 हफ्ते बाद ही इसके शेयर्स आसमान छूने लगे। अब देखो, रिजल्ट सबके सामने है। ये सुनते ही जिया ने एक लंबी सांस ली और माया की तरफ देखा। माया के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट थी। तभी वो दोनों बूफे के पास गए। वैसे तो हर रोज हर किसी को एक एक डब्बा पकड़ा दिया जाता था, लेकिन आज पूरा बूफे सिस्टम लगा हुआ था। जैसे ही जिया ने अपनी प्लेट उठाई, उसके पीछे खड़े स्टाफ ने भी अगस्त के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। तभी एक बुढ़ा आदमी अपने बगल में खड़े दूसरे आदमी से कहता है, मुझे तो पता था कि अगस्त का ये डिसीजन भी बिल्कुल ठीक होगा। वैसे भी उसने हमारे देश की बहुत सारी कंपनियों को खरीदकर उन्हें धन्य कर दिया है। मैं सोचता था कि वो ऐसी डूबती हुई कंपनियों को क्यों खरीदता है, लेकिन अब कह सकता हूँ उसके अंदर डूबती हुई कंपनियों को उभारने की काबिलियत है। दूसरा आदमी उसका जवाब देते हुए कहता है, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सोचो अगस्त के बाप को उस पर कितना फक्र महसूस होता होगा। इतना होनहार बेटा काश हमारा भी होता। इतना कहते ही वो दोनों अपना खाना लेकर टेबल पर बैठ गए। तभी जिया माया से कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है सब लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं। कौन सा अगस्त हमारी सैलरी बढ़ाने वाला है? माया जिया की बात सुनते ही कहती है, जिया, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता तू कैसी लड़की है। अच्छा नहीं लगता ये जानकर कि जिस कंपनी में तू काम कर रही है वो कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियों में आ चुकी है। ये अपने आप में कितनी खुशी की बात है। अगर कंपनी आगे बढ़ेगी तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ना, है ना? जिया कहती है, अरे वाह, तो बता कितनी सैलरी बढ़ गई? इतना कहते ही जिया अपनी प्लेट में खाना लेकर टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी माया भी उसकी बगल में जाकर बैठती है। जैसे ही जिया अपने मुंह में एक निवाला डालती है, तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, ओह माय गॉड, तुमने आज की न्यूज़ सुनी? ये सब अगस्त की वजह से हुआ है।
वैसे तो मुझे कंपनी ज्वाइन किए हुए 1 महीने से ज्यादा नहीं हुआ है, पर मैंने सुना है कि अगस्त सिंगल है। इतना हैंडसम आदमी सिंगल कैसे हो सकता है? उसे तो कोई भी लड़की अपना दिल दे देगी। दिल ही क्या, वो जो मांगे वो दे देगी। काश वो लकी लड़की मैं होती। ये सुनते ही माया हंसने लगती है और जिया से कहती है, सुना मैडम, यहाँ लड़कियां अगस्त के साथ पता नहीं क्या क्या करने के लिए मरी जा रही हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम अगर उसे हाँ कर दोगे तो तुम्हारा खुद चला जाएगा। जिया एक बार और गुस्से से माया की तरफ देखती है। तभी अचानक कैफेटेरिया में एक शोर गूंजने लगता है और सब लोग खाना खाते खाते उठकर खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। जिया को समझ नहीं आता कि अचानक क्या हुआ, इसलिए जिया माया से पूछती है, सब लोग पागल क्यों हो रहे हैं? तभी माया भी खड़े होते हुए तालियां बजाकर कहती है, जिया तो कितनी डम है, अगस्त कैफेटेरिया में आया है। आज सुबह से ये बात पूरे ऑफिस में घूम रही थी कि आज अगस्त कैफेटेरिया में लंच करेगा, इसलिए बुफे लगा हुआ है। जिया कहती है, हाँ मैं बेकार ही सोच रही थी कि हम एम्प्लॉयज का इतना ध्यान रखा जा रहा है। जिया के मुंह से ये बात सुनकर माया अपने हाथ नीचे कर लेती है और गुस्से से उसकी तरफ देखती है। तभी अगस्त आकर सीधा जिया की बगल वाली टेबल पर बैठ जाता है और कैफेटेरिया से वेटर बाहर आकर उस टेबल पर एक कपड़ा बिछाते हुए अगस्त के लिए खाना परोसने लगता है। इसी बीच अगस्त अपने फोन पर देखते हुए जिया की तरफ नजरें घुमाता है, पर जिया चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी जैसे वो अगस्त को जानती ही नहीं। उसने अगस्त के वहां बैठने के बाद अपनी चेयर को हल्का सा ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ दिया था। तभी माया धीमी आवाज में जिया से कहती है, अगर तुझे अगस्त के साथ नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, पर वो इस कंपनी का मालिक है, सबके सामने ऐसी हरकतें मत किया कर, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम जबरदस्ती कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है। जिया कहती है, माया कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता, तुम और आबा मेरे दोस्त हो या फिर अगस्त की रखी हुई खबरी। हर बार उसको लेकर तुम लोग या तो मुझे डांटते रहते हो या फिर कुछ सिखाते रहते हो या फिर उसके साथ जाने के लिए मनाते रहते हो। इससे पहले कि जिया की अपनी बात खत्म होती, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, हाय जिया। एक पल के लिए जिया को लगा कहीं अगस्त अपनी कुर्सी से उठकर जिया को ग्रीट करने के लिए तो नहीं आ गया, पर तभी उसे एहसास हुआ कि ये आवाज अगस्त की नहीं है। जैसे ही जिया ने अपनी नजर दाईं तरफ घुमाई तो उसे लाल फूलों का गुलदस्ता नजर आया। जिया ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मनी मन कहने लगी, मैं ये सब एक और बार नहीं झेल सकती। जिया के सामने कौन खड़ा था? क्या अगस्त ने किसी आदमी को? जिया ज्यादा देर तक आंखें बंद करके नहीं रह सकती थी, इसलिए उसने आंखें खोली और अपने दाएं तरफ मुड़कर देखा। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जय था, जिसे देखते ही जिया हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिन के समय वो जिया की कंपनी में क्या कर रहा है। वैसे तो कल रात ही जिया की जय से बात हुई थी और जय ने उसे डेट पर चलने के लिए इनवाइट किया था, पर जिया ने ये बोलकर मना कर दिया कि वो कल बिजनेस के काम से बाहर जा रही है। तभी जिया हैरानी से जय की तरफ देखकर उससे कहती है, हाय, कैसे हो तुम? जय कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैंने सोचा था तुम शायद बिजनेस के काम के लिए चली गई होगी। ये सुनते ही माया को खांसी आ गई और वो जोर जोर से हंसने लगी। तभी जिया गुस्से से उसकी तरफ देखकर पानी की बोतल आगे खिसका देती है और जय से कहती है, हाँ मैं जाने वाली थी पर फिर ट्रिप कैंसिल हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी न्यूज़ जो मिली थी उसे भी तो सेलिब्रेट करना था ना। कितनी खुशी की बात है, हमारी कंपनी कंट्री की टॉप मोस्ट कंपनीज में आ चुकी है। इससे पहले कि जय कुछ कहता, माया बीच में टांग अड़ाते हुए मजाकिया हंसी के साथ कहती है, और हाँ, कंपनी की तरक्की से जिया को बहुत खुशी हुई है। ये सुनकर जिया माया को आंख दिखाती है। जय को उन दोनों के बीच चल रही बातचीत का मतलब समझ नहीं आता, इसलिए जय जिया से कहता है, हाँ हाँ जरूर, ये बात तो सचमुच बहुत बड़ी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। इतना कहते ही जय अपने हाथ में लिए हुए गुलदस्ते को जिया की तरफ बढ़ा देता है। हालांकि जिया इस वक्त किसी से भी कुछ भी लेने के मूड में नहीं थी, पर वो जय को मना नहीं कर सकती थी। इसी बीच माया जिया से कहती है,
जैसे ही जिया ने जय के हाथ से वो गुलदस्ता लिया, वैसे ही अगस्त की नजर जय पर पड़ती है और वो गुस्से से अपनी मुट्ठी कस लेता है। लेकिन उसके चारों तरफ बाकी लोग लगातार उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, इसलिए अगस्त का कोई भी कदम गलत हो सकता था। तभी अगस्त ने अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा दी और मुस्कुराते हुए बोर्ड मेंबर्स के साथ लंच करने लगा। यहाँ जिया जय को बहुत देर तक खड़ा देखकर समझ गई थी कि वो वहां से कहीं और नहीं जाने वाला है। इसलिए जिया दूसरे चेयर में शिफ्ट होते हुए उसको अपनी चेयर दे देती है। जय धन्यवाद कहते हुए कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी जिया एक निवाला मुंह में डालते हुए जय से पूछती है, वैसे जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जय मुस्कुराते हुए कहता है, दरअसल जिया, अब हम लोग रोज रोज मिला करेंगे। वो क्या है ना, मैंने रस्तोगी एंटरप्राइजेस के साथ टाई अप कर लिया है। अब इनके बिजनेस से रिलेटेड सारे केस मेरे पास ही रहेंगे और हफ्ते में मुझे लगभग 2-3 बार ऑफिस भी आना पड़ेगा। चलो इसी बहाने कम से कम हम लोग साथ में मिलकर लंच कर पाएंगे। तभी जिया कहती है, ओह अच्छा, पर जय लंच टाइम पर रोज रोज बाहर जाना मेरे लिए तो मुश्किल होगा। जय कहता है, रोज रोज बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैंने रस्तोगी एंटरप्राइजेस की कैफेटेरिया के बारे में बहुत सुना है। यहाँ का खाना किसी अच्छे खासे रेस्टोरेंट से बेहतर होता है। तो लंच के टाइम हम यही कर लेंगे लंच। वैसे मैंने सोचा था कि अगर तुम यहाँ मिली तो आज मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूंगा। क्या हम डिनर के लिए चल सकते हैं? तभी जिया माया की तरफ नजर घुमाती है, पर माया जिया की तरफ ना देखकर कहीं और देख रही थी। तभी जिया माया का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसके सामने पानी का बॉटल रख देती है और इस तरफ जय अब भी जिया के जवाब का इंतजार कर रहा था। इसलिए वो एक बार और जिया से पूछता है, सॉरी जिया, तुमने बताया नहीं, क्या हम शाम को डिनर के लिए जा सकते हैं? तभी जिया अपनी बात बदलते हुए जय से पूछती है, डिनर के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने लंच किया या नहीं? जय कहता है, मैंने लंच नहीं किया। वैसे मैं सोच रहा था हम साथ में लंच करेंगे, पर जब मैंने तुम्हें यहाँ बैठकर खाते हुए देखा तो। जिया उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? चलो साथ में खाते हैं। आओ, मैं तुम्हारे साथ लंच लेने में मदद करती हूँ। तभी जिया अपनी प्लेट में खाना छोड़कर जय के साथ एक बार और बुफे के पास जाती है। अगस्त टेढ़ी नजरों से उन दोनों की सभी हरकतों को देख रहा था। तभी जिया एक हाथ में प्लेट लेते हुए जय से बारी बारी पूछती है, मुझे बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या चाहिए? वैसे सब कुछ यहाँ पर सजा हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी मदद करने में खुशी मिलेगी। जिया के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर जय खुश हो जाता है और उसके हाथ से प्लेट लेकर कहता है, नहीं नहीं जिया, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अपने लिए लंच ले लेता हूँ, तुम जाकर अपना खाना खाओ। जिया बिना कुछ कहे अपनी टेबल पर वापस आ जाती है और प्लेट पर रखा हुआ खाना खाने लगती है और उसके पीछे पीछे जय भी अपनी प्लेट में खाना लेकर आता है और पहला निवाला मुंह में डालते ही जिया से कहता है, जिया सच कहूं तो मैंने जो सुना था ना, एकदम ठीक था। सचमुच रस्तोगी एंटरप्राइजेस में बहुत अच्छा खाना मिलता है। खाना खाते हुए जिया और जय बातें करने लगे और अगस्त उन्हें गुस्से से देखने लगा। वैसे तो आज खुशी का दिन था, इसलिए रस्तोगी एंटरप्राइजेस में आने वाले हर विजिटर को खाना खाने के लिए इनवाइट किया गया था। तभी जिया जय से कहती है, वैसे जय, रस्तोगी एंटरप्राइजेस की कैंटीन में बाहर के लोगों का आना अलाउड नहीं है। हालांकि आज तो बहुत बड़ा दिन है, इसलिए आज कैफेटेरिया का रूल लागू नहीं होता है, पर बाकी दिनों में हम ऐसे बैठकर लंच नहीं कर सकते। प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। जय मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाता है। एक पल के लिए जय को ऐसा लगा जैसे जिया झूठ बोल रही हो, पर उसे भी पता था कि कंपनी के कैफेटेरिया में कभी भी बाहर के किसी आदमी को बिना परमिशन के आना अलाउड नहीं होता है। तो शायद ये बात सच भी हो सकती है। फिर इकलौता रस्तोगी एंटरप्राइजेस सारे शहर को खाना क्यों खिलाएगा? वैसे तो जय आने वाले समय में रस्तोगी एंटरप्राइजेस का वकील बनने वाला था, लेकिन वो इस वक्त कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था। जिया की बात सुनने के बाद जय को ऐसा लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती बिना बुलाए मेहमान की तरह आकर खाने बैठ गया। तभी वो अपनी प्लेट को आगे सरकाते हुए जिया से कहता है, अगर तुम्हें इस कंपनी के रूल के बारे में पहले से ही पता था तो
तुम्हें मुझे यहाँ खाना सर्व नहीं करना चाहिए था। जिया को तभी एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी वो अपनी गलती को सुधारने के लिए जय से कहती है, आज के रोज तो सभी के लिए माफ है। प्लीज मेरी बातों का बुरा मत मानो। मुझे ये बात यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें बतानी चाहिए थी। इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जय कहता है, जिया अगर तुम्हारा पेट ना भरा हो तो क्या हम बाहर जाकर खाना खा सकते हैं? जिया कहती है, पहली बात तो ऑफिस में मुझे बहुत काम है, और अगर आज मैंने बाहर जाकर खाना खाया ना तो कल से मुझे कैंटीन में खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि आज सभी एम्प्लॉयज के लिए स्पेशल खाना बना है। तुम भी इतना माइंड मत करो, प्लीज खा लो। तभी जय उठकर जाने लगता है और जिया को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसलिए जिया उठ खड़ी होती है और जय से कहती है, ओके ठीक है, तुम जाकर लॉबी एरिया में मेरा इंतजार करो, मैं 5 मिनट में वहां आती हूँ। जय वहां से चला जाता है और तभी जिया की नजर अगस्त पर पड़ती है। वो बड़े गौर से उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी जिया माया से कहती है, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर जिया वहां से चली जाती है और माया उसे जाते हुए देखने लगती है। जिया जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, उसने एक बार और मुड़कर अगस्त की तरफ देखा। अगस्त अब भी उसे घूर रहा था। जैसे ही जिया बाहर गई, जय उसका इंतजार कर रहा था और जिया को आते देख उसने लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही वो दोनों अंदर चले गए। इससे पहले कि दरवाजा बंद होता, तभी एक आवाज आती है, रुको। ये आवाज अधीर की थी। वो सामने से बढ़कर लिफ्ट की तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शायद इस मुस्कुराहट की वजह कंपनी का नंबर 1 होना हो सकता है। जैसे ही वो लिफ्ट के अंदर आया, तभी उसकी नजर जय पर पड़ी। फिर कुछ सोचते हुए अधीर जय से कहता है, तुम हमारी कंपनी के वकील हो ना, जय चड्ढा? जय हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं ही जय चड्ढा हूँ। पर शायद मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तब अधीर उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं अधीर, सीईओ's असिस्टेंट, वेलकम टू द कंपनी। अधीर का नाम सुनते ही जय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी आंखें चमकने लगती है। साथ ही वो पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक करता है और फिर कहता है, ओहो अच्छा आप है अधीर, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, फाइनली मिलकर खुशी हुई। तभी अधीर जय से कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर जय। वैसे इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो लंच टाइम है और आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ लंच करें, अगर आपके कोई और प्लान्स ना हो तो। तभी जय कहता है, वैसे तो मैं भी लंच के लिए ही जा रहा था, बाकी जैसा आप कहें। अभी तक लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर ही रुकी हुई थी। तभी किसी ने लिफ्ट का बटन दबाया और दरवाजा खुलते ही अधीर जय से कहता है, इस तरफ चलिए। अधीर ने जय को कैफेटेरिया का रास्ता दिखाया और जय उसी डायरेक्शन में चलने लगा। तभी अधीर जिया को धीमी आवाज में कहता है, जिया मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना कहकर अधीर जय के साथ कैफेटेरिया की तरफ जाने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, तभी जिया उसको अपनी तरफ खींचते हुए पूछती है, मुझे अभी के भी बताओ कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। इतने में अधीर जिया से कुछ कह पाता कि तभी जय पीछे मुड़कर कहता है, मैंने बहुत सारी कंपनी के साथ काम किया है, लेकिन किसी भी कंपनी में इतना बड़ा कैफेटेरिया नहीं है। अब तक जिया, जय और अधीर कैफेटेरिया में पहुंच चुके थे। तभी अधीर जय से कहता है, इतना ही नहीं, हमारे एक ऑफिस में लगभग 2 कैफेटेरियाज है। हालांकि दूसरा वाला इतना बड़ा नहीं है, पर फिर भी कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती है। तभी जय हंसते हुए कहता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि आपके पास काम करने वाले लोगों की संख्या भी तो ज्यादा है ना। अब जहाँ 2-4 वकील बैठकर काम करेंगे, वहाँ एक किचन भी काफी हो जाता है। ये सुनते ही अधीर जय से कहता है, हाँ ज्यादातर लॉ फर्म्स में कम लोगों को में ही काम हो जाता है। अधीर जिया से क्या बात करने वाला था? जिया किस प्लान के बारे में? आज तक जिया ने कैफेटेरिया में इतने सारे लोगों को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ऑफिस एक साथ जमा हो गया हो और जिया अपने हाथ में बुके लेकर पूरे कैफेटेरिया के चक्कर लगा रही थी। उसे पता था कि उसकी इस हरकत का भी बहुत जल्दी मजाक उड़ने वाला है। तभी जिया के आगे चल रहे जय और अजहीर
आपस में बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी एक बार और अधीर जय से कहता है, दूसरा कैफेटेरिया थर्ड फ्लोर पर है, आप कभी और आएंगे तो फिर आपको मैं वहां भी लेकर जाऊंगा। जिया कैफेटेरिया के चक्कर काट रही थी। तभी उसकी नजर अगस्त पर पड़ी। अगस्त अब भी उसी टेबल पर बैठा हुआ था और उसके चारों तरफ सभी बोर्ड मेंबर्स बैठकर लंच सर्व होने का इंतजार कर रहे थे। और अगस्त के सामने वही प्लेट रखी हुई थी जिस प्लेट में कंपनी के एम्प्लॉयज अक्सर खाना खाया करते थे। आज ऑफिस में सभी एम्प्लॉयज को वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि बोर्ड मेंबर्स और कंपनी के मालिक को किया जाता है। तभी अचानक जिया की नजर अगस्त से टकराती है और जिया के दिल की धड़कन जोरों से धड़कने लगती है। उसे इस तरह अपने हाथ में बुके लेकर वहां खड़े होना ठीक नहीं लग रहा था। हालांकि लिफ्ट से कैफेटेरिया तक आने के बीच जिया ने कई बार वापस वर्कस्पेस की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन अधीर ने उसकी सारी कोशिशें नाकाम कर दी। जिया उन लोगों के साथ बैठकर एक बार और खाना नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि वो पहले ही स्टार्टर्स खा चुकी थी। तभी जिया खुद को संभालते हुए अधीर से कहती है, अधीर, तुम जय को अपने साथ ले जाओ। वैसे भी मैं खाना खा चुकी हूँ और मुझे बहुत सारा काम करना है। मैं वर्कस्पेस की तरफ जा रही हूँ। जैसे ही वो मुड़कर एक कदम बढ़ाती, तभी अधीर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, जिया, अगस्त ने तुम दोनों को इनवाइट किया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ बैठकर ही खाना खाना होगा। सुनते ही जिया की आंखें और बड़ी हो गई और वो गुस्से से अधीर की तरफ देखने लगी। लेकिन जय अधीर के मुंह से ये शब्द सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक उसे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करेगा। जय कैफेटेरिया में खड़ा सभी को देख रहा था। कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ अगस्त का गुणगान कर रहे थे, तो कुछ खाना खाकर वापस जा रहे थे। लेकिन फिर भी कैफेटेरिया खचाखच भरा हुआ था। साथ ही आज वेटर भी पूरी शिद्दत के साथ सबको खाना सर्व कर रहे थे। तभी अधीर जय से कहता है, जय, आप खड़े क्यों, बैठो। ये कहते हुए अधीर ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा किया। हालांकि जय को अधीर ने पहले ही लंच के लिए इनवाइट कर दिया था, पर अधीर को ये नहीं पता था कि वो उसी टेबल पर बैठकर खाने वाला है जिसमें अगस्त बैठा हुआ था। ये सोचकर उसकी खुशी दुगनी हो गई और वो अगस्त की तरफ देखने लगा। अगस्त चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसकी कमर एकदम सीधी थी और उसे देखकर लग रहा था कि उसके चारों तरफ बैठे लोगों में उसका असर पड़ रहा है। वेटर भी अगस्त के सामने जाने से पहले खुद को पूरी तरह से प्रिपेयर कर रहा था। तभी जय अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अगस्त के करीब जाता है और उससे कहता है, मिस्टर अगस्त, आपसे मिलकर खुशी हुई। इतना कहते ही जय ने अपना हाथ अगस्त की तरफ बढ़ाया, पर अगस्त ने उसकी बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये देखकर अधीर जय के पास आते हुए कहता है, माफ कीजिएगा, पर मिस्टर अगस्त किसी भी नए इंसान के साथ ना फिजिकली टच नहीं होते हैं। उनको रिएक्शंस की प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही जय को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपना हाथ पीछे हटा लेता है। तभी वहां मौजूद सभी लोग जय की तरफ देख रहे थे। माहौल को ठीक करने के लिए अधीर अगस्त से कहता है, ये मिस्टर जय हैं, हमारी कंपनी के नए वकील। अगस्त अधीर की बात को नोट करते हुए कहता है, वेलकम टू आवर कंपनी मिस्टर जय। जय मुस्कुराते हुए अगस्त की बात का धन्यवाद करता है और तभी जिया वहां खड़ी थी जिसके हाथ में बुके था। अचानक अगस्त जिया की तरफ देखकर कहता है, मुझे खुशी हुई आप लोग हमारे साथ लंच करने के लिए आए। बाय द वे, नाइस बुके जिया। अगस्त के मुंह से कॉम्प्लीमेंट सुनकर जय को एक बार और खुशी महसूस हुई, पर जिया समझ गई थी कि ये अगस्त का कॉम्प्लीमेंट नहीं बल्कि ताना है। तभी वेटर दो और कुर्सियां लाकर डाइनिंग टेबल पास में रख देता है और अधीर और जिया और जय को कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। जिया सर झुकाए चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाती है और कुछ देर के बाद वेटर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोगों को खाना सर्व करने लगता है। अचानक जिया की नजर आसपास खाना खा रहे लोगों पर जाती है। वो जानती थी कि कैफेटेरिया से बाहर जाते ही आज वो गॉसिप का सबसे बड़ा टॉपिक बनने वाली है।
वैसे भी कंपनी के नंबर 1 बनने की खबर से पहले वर्कस्पेस में सब लोग जिया के बारे में ही बात कर रहे थे। आज सुबह से ही जिया चर्चा का सबसे बड़ा टॉपिक बनी हुई थी और एक के बाद एक हो रहे इंसिडेंट्स उसे सुर्खियों से नीचे ही नहीं उतरने दे रहे थे। तभी जिया ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बुके वेटर के हाथ में दे दिया और वेटर ने बुके लेते हुए जिया से कहा, मैडम ये बुके मैं आपकी टेबल पर रखवा दूंगा। जिया वेटर को थैंक यू कहते हुए अपने टेबल की तरफ देखती है। उसकी नजर अपनी लेफ्ट साइड में बैठी हुई 2 लड़कियों पर जाती है। वो लगातार जिया की तरफ देखते हुए बात कर रही थी, पर जैसे ही जिया ने उन्हें देखा, उन्होंने नजरें फेर ली। जिया मन ही मन कहती है, अब ये सब सोचने का क्या फायदा, ये तो होना ही था और हो चुका है। उससे छोड़कर चुपचाप खाने में कंसंट्रेट करो और खाना खाकर सीधे अपने काम पर लग जाओ। कुछ दिनों तक लोग ऐसे ही तुम्हारी तरफ देखते रहेंगे। इतना सोचकर जैसे ही जिया ने पहला निवाला मुंह में लिया, तभी अभिलाषा कैफेटेरिया में आती है। करिश्मा भी उसके साथ थी। तभी अभिलाषा ने एक नजर डाइनिंग टेबल की तरफ डाली, लेकिन तब उसे जिया नहीं दिखी। तो वो सीधे बुफे काउंटर के पास चली गई और प्लेट उठाकर अपने लिए खाना डालने लगी। फिर उसने देखा कि करिश्मा कोने में खड़ी किसी पर नजरें गड़ाई हुई है। तभी वो करिश्मा की पीठ पर मारते हुए कहती है, क्या हुआ, खाना खा लो, वैसे भी लेट हो गई हो लंच के लिए। करिश्मा कहती है, मैडम मैं तो लंच के लिए लेट हुई हूँ, आप तो जिंदगी में बहुत सारी चीजों के लिए लेट हो गई हो। अभिलाषा कहती है, अभी अभी फूक कर आई हो क्या, जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तभी करिश्मा कहती है, अगर आपने ये सच्चाई देख ली तो आपको भी फूकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो देखो सामने क्या चल रहा है। करिश्मा ने डाइनिंग टेबल की तरफ एक बार और नजर डाली और अगस्त के ठीक सामने बैठी जिया को देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने सोचा भी नहीं था कि जिया को डाइनिंग टेबल पर कोई इनवाइट करेगा। वहां सभी बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए थे। अभिलाषा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इनवाइट करने की बजाय जिया को क्यों इनवाइट किया गया। आखिर वो कौन था जिसने जिया को उस टेबल पर बैठने की इजाजत भी दे दी। तभी अभिलाषा गुस्से में अपने प्लेट को बुफे के पास रखकर अपने कदम आगे बढ़ाती है, तो करिश्मा उसे रोकते हुए कहती है, अभिलाषा ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, अपने गुस्से पर काबू रखो, अब जो होना था हो गया। अभिलाषा गुस्से से करिश्मा की तरफ देखती है और सीधा कैफेटेरिया से बाहर निकल जाती है। तभी करिश्मा एक कदम अभिलाषा की तरफ बढ़ाते हुए रुक जाती है और फिर मन ही मन कहती है, अब खाना खाते टाइम भी थोड़ी उसकी सुनूं, बहुत हो गया वैसे भी, आज इतने दिन के बाद इतना टेस्टी खाना दिख रहा है, छोड़ो बाद में मना लेंगे। ये सोचकर करिश्मा आगे बढ़कर खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ माया अभी टेबल पर बैठी हुई थी और अपना खाना खत्म करके वो जैसे ही उठकर देखती है कि जिया बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठकर खाना खा रही है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हालांकि माया को जिया के लिए खुशी भी महसूस हो रही थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। जिया तो बाहर लंच करने जा रही थी, फिर वो अचानक बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठकर लंच क्यों कर रही है। तभी माया दूर से जिया का फोटो खींचकर आभा को भेज देती है और खुद भी कैफेटेरिया से बाहर चली जाती है। जिया के लिए अपनी कंपनी के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ खाना खाना बहुत ही अनकंफर्टेबल हो रहा था और अगस्त की नजर लगातार जिया के ऊपर गड़ी हुई थी। इसलिए जिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जय जिया से कहता है, शायद आज का लंच मेरी किस्मत में था, इसलिए हम लोग यही रुक गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं अधीर का थैंक यू कैसे कहूंगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। पहली बात तो मुझे अगस्त ने खुद लंच के लिए इनवाइट किया और दूसरी बात मैं इस कंपनी के इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर लंच कर रहा हूँ। सीरियसली जिया, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। ये सुनते ही जिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो जय पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकती थी। इसलिए नकली मुस्कुराहट के साथ वो जय की तरफ देखकर कहती है, तो मुझे शायद तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। सो मिस्टर जय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट। जय मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देता है, थैंक यू सो मच जिया। जिया मन ही मन सोचती है, ये कितना गधा है, इसे समझ भी नहीं आ रहा है कि इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है। दूसरी तरफ लंच करते हुए अगस्त अधीर को इशारा करता है और अधीर मुड़कर जिया की तरफ देखता है। जिया की प्लेट में सिर्फ 2-4 चिली पनीर रखे हुए थे। तभी अधीर वेटर को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। अधीर की बात सुनते ही वेटर जिया के पास जाता है और उसे खाना सर्व करने लगता है, पर जिया मना कर देती है।
ये देखकर अधीर जिया से कहता है, क्या हुआ जिया, क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आ रहा है? जिया फिर से नकली मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं नहीं अधीर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ये खाना बहुत पसंद है और मैं तो आपको इसके लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट किया। तभी अधीर जिया से कहता है, जिया जैसा कि मैंने बताया था ना, ये इनविटेशन मेरा नहीं बल्कि मिस्टर अगस्त का है, तो अगर तुम्हें थैंक यू कहना है तो मिस्टर अगस्त को कहो। ये सुनते ही सभी बोर्ड मेंबर्स जिया की तरफ देखने लगते हैं। जिया जानती थी कि चाहे जिया के मन में अगस्त के लिए कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उसे बोर्ड मेंबर्स के सामने अगस्त को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। इसलिए जिया अगस्त से कहती है, मैं थैंक यू बोलने से पहले कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी मिस्टर अगस्त। ये सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है और आपकी इस मेहनत में हम सबको भागीदार बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनते ही अगस्त मुस्कुराता है और जिया से कहता है, मोस्ट वेलकम जिया। क्या पूरा स्टाफ जिया के बारे में बात करेगा? अभिलाषा का अगला कदम क्या हो? अभिलाषा ऑफिस के टेरेस पर जाकर सिटी को देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी किसी के कदमों की आवाज उसका ध्यान अपनी तरफ खींचती है। जैसे ही अभिलाषा मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पीछे करिश्मा खड़ी थी। इस वक्त अभिलाषा किसी से बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो करिश्मा से कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो? कम से कम एक पल के लिए मुझे शांति से रहने दो। दिन भर मेरे पीछे लगी रहती हो, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास। बाय द वे, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हें जॉब से निकाल दूं, क्योंकि जिस पर्पस से मैंने तुम्हें हायर किया था वो तो दूर दूर तक तुम पूरा करने से रही। तभी करिश्मा अभिलाषा को चुप करवाते हुए कहती है, आप कितनी जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप इतना लजीज खाना छोड़कर क्यों आ गई। कम से कम देख तो लेती कि वहाँ क्या चल रहा है। आपने सिर्फ डाइनिंग टेबल पर जिया को बैठे देखा और गुस्सा होकर चली आई, लेकिन मैंने वहाँ एक ऐसी चीज देखी जिसे सुनने के बाद आपका पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपको भूख लगी तो मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि खाना बचा होगा या नहीं। अभिलाषा अपनी आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, ज्यादा पॉलिशिंग करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो साफ साफ शब्दों में कह दो। तभी करिश्मा कहती है, भले ही जिया को अगस्त ने डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए इनवाइट किया, पर वो वहां पर अगस्त की नहीं बल्कि जय की गर्लफ्रेंड के तौर पर बैठी थी। जय तो आपको याद ही होगा ना, वही लॉयर जिसे आपने इस कंपनी में अपॉइंट करवाया था। वैसे आइडिया खराब नहीं था, क्योंकि वही एक ऐसा मोहरा है जो अगस्त की आंखों में लगी धूल को साफ कर सकता है। बेचारा जय, उसकी शक्ल तो देखने लायक थी, उसे पता भी नहीं है कि वो किसी और के द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है। और वो ऐसे खुश था जैसे अंधे के हाथ पटेर लग गई हो। और ऊपर से अगस्त ने उसकी तारीफ भी कर दी। अब देखो, वो टेबल पर सबको ये बताता फिर रहा है कि जिया उसकी गर्लफ्रेंड है। अभिलाषा कहती है, तुम नंबर बढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही हो ना? अगर ये बात सच निकली तो मैं सचमुच तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी, पर अगर ये झूठ निकली फिर तुम्हें बाहर का रास्ता पता ही है ना, अपने लिए नई जॉब ढूंढ लेना। करिश्मा कहती है, ये जो मैंने आपको बताया है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। बस आप अपना नया चेक तैयार रखो। ये सुनकर अभिलाषा करिश्मा को घूरते हुए लिफ्ट की तरफ जाने लगती है। तभी करिश्मा कहती है, वैसे अब भी कैफेटेरिया में खाना बचा है, जाकर खा लीजिए, नहीं तो आज भूखे पेटी रहना पड़ेगा। अभिलाषा के वहां से जाते ही करिश्मा अपने हाथ में लाई हुई आइसक्रीम के डब्बे को खोलकर नोएडा का नजारा देखते हुए आइसक्रीम खाने लगती है। दूसरी तरफ डाइनिंग टेबल पर सबका खाना हो चुका था, लेकिन अगस्त की प्लेट अभी खाली थी। वो अभी जय और जिया को घूर रहा था। तभी रस्तोगी एंटरप्राइजेस का एक सीनियर एम्प्लॉय जय के पास आकर कहता है, वैसे इस बात में कोई शक नहीं है कि जो फूल जिया ने पकड़े थे वो सच में बहुत खूबसूरत थे। बाय द वे, मेरा नाम कमल है। मैं इस कंपनी में पिछले 12 सालों से काम कर रहा हूँ और अगस्त ने अभी अभी ये कंपनी खरीदी है। देखो अब कंपनी क्या ऊंचाइयां छू रही है। जय कहता है,
फूलों की तारीफ के लिए धन्यवाद। मेरा नाम जय चड्ढा है। आपसे मिलकर खुशी हुई कमल जी। तभी कमल जिया की तरफ देख कर कहता है, वैसे आप बहुत लकी हैं। जिस कंपनी ने आपको अपॉइंट किया है उसी कंपनी में आपकी गर्लफ्रेंड भी काम करती है। वैसे एक राज की बात बताऊं तो मैंने आज तक इस लड़की को देखा नहीं था। वैसे तो हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, शायद इसीलिए कभी इन पर नजर नहीं गई। जय कहता है, कोई बात नहीं कमल जी, जब एम्प्लॉय ज्यादा होते और डिपार्टमेंट बढ़ जाते तो ऐसा होना तो आम बात है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि जय कमल की हर बात से सहमत कैसे हो सकता है। हालांकि अभी जिया और जय को मिले ज्यादा दिन नहीं हुए थे और ना ही जिया ने जय से कोई कमिटमेंट की थी। फिर भी वो ऐसे दिखा रहा था जैसे जिया और वो बहुत जल्द एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। पर जिया वहां पर मौजूद किसी भी इंसान के सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। तभी वहां खड़े सभी एम्प्लॉयज को वो देख रही थी। ज्यादातर एम्प्लॉयज जिया और जय की तरफ इशारा करके बात कर रहे थे। जिया के लिए ये पल बहुत ही शर्मिंदगी भरा था और उसे जय पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। साथ ही वो मन ही मन खुद को कोस भी रही थी कि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। जब अधीर उन्हें अंदर ला रहा था तब उसे वर्क स्पेस पर वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसे क्या पता था कि अंदर आने के बाद उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसी बीच रस्तोगी एंटरप्राइजेस का मैनेजर अगस्त की प्लेट खाली देखकर हिम्मत जुटाते हुए उसके पास जाकर कहता है, मिस्टर अगस्त, क्या आपको कैंटीन का खाना पसंद नहीं आया? आप कहे तो मैं कुक को बुलाकर कुछ और बनवा देता हूँ। तभी तुरंत अगस्त का ध्यान जिया से हटता है और वो मैनेजर की तरफ देखकर बोलता है, पूछने के लिए धन्यवाद, पर मुझे भूख नहीं है। मैं तो आप लोगों का मन रखने के लिए कैफेटेरिया में आ गया। वो क्या है ना कि सुबह सुबह मैंने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया था। अब मुझे आप लोग इजाजत दीजिए। इतना कहकर अगस्त वहां से चलने लगा। दूसरी तरफ जिया भी जय और कमल की बातों से बचना चाहती थी, इसलिए वो जय से कहती है, मैं अपने लिए कुछ स्वीट लेने जा रही हूँ। एक पल के लिए जय जिया के पीछे पीछे जाना चाहता था, पर जब उसने देखा कि वहां पर रस्तोगी एंटरप्राइजेस के सभी सीनियर एम्प्लॉयज खड़े थे तो उसने जिया के पीछे जाना जरूरी नहीं समझा। तभी वो कमल से बात करते हुए एक बार जिया की तरफ मुड़कर कहता है, जिया प्लीज एक प्लेट मेरे लिए भी लेकर आना। जिया को मन ही मन गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट लाते हुए जय से कहा, ठीक है, मैं लेकर आऊंगी। आगे बढ़ते हुए जिया सोच रही थी कि क्या इसने मुझे अपना नौकर समझ कर रखा है। हर एक इंसान को ऐसे बताता फिर रहा है जैसे हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई हो। मुझे समझ नहीं आता बिना किसी कमिटमेंट के इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं लोग, वो भी मुंह के सामने। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ट्रॉफी हूँ और इस आदमी ने मुझे जीत लिया है। अब वो दुनिया को मुझे दिखाता घूमेगा। दूसरी तरफ अगस्त जैसे ही कैफेटेरिया से बाहर निकलने लगा, उसके चारों तरफ सभी एम्प्लॉयज की भीड़ लग गई। सब लोग अगस्त को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहते थे, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो हाथ बढ़ाकर अगस्त को बधाई दे। इसलिए सबने सर झुकाते हुए सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलकर ही काम चलाना सही समझा। इसी बीच जब अगस्त दरवाजे के पास पहुंचा तो एक औरत पूरी हिम्मत जुटाकर अगस्त के सामने आ खड़ी हुई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर अगस्त से कहने लगी, मिस्टर अगस्त, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं आपको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहती हूँ। तभी अचानक अधीर की नजर उस औरत पर पड़ी और वो हैरान हो गया। वो नहीं चाहता था कि अगस्त किसी पर बरस पड़े, लेकिन जैसे ही अधीर अपना कदम आगे बढ़ाता उससे पहले अगस्त उस औरत से हाथ मिलाते हुए कहता है, धन्यवाद। इसके बाद अगस्त ने एक भी शब्द नहीं कहा और वो सीधा लिफ्ट की तरफ चला गया। ये देखकर अधीर ने एक लंबी सांस ली। तभी अधीर के आसपास खड़े लोग उससे पूछने लगते हैं, क्या हुआ मिस्टर अगस्त ऐसे अचानक क्यों चले गए? लगता है हमें उनसे जाकर बात करनी चाहिए। अधीर सिचुएशन को संभालते हुए कहता है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अगस्त को अभी भूख नहीं थी, इसलिए वो अपने कैबिन की तरफ जा रहे हैं।
क्यों ना हम कैफेटेरिया में बने लजीज खाने का आनंद उठाएं। वैसे देखा जाए तो स्वीट भी अभी काउंटर पर लग चुकी है। अधीर की बात सुनकर वो लोग शांत हो गए और अधीर भी सोचने लगा कि आखिर अगस्त को अचानक क्या हो गया। पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो उसने सुना कि जय अपनी अगल बगल खड़े लोगों के साथ जिया को लेकर बात कर रहा था। जय कह रहा था, हाँ सचमुच आप सच कह रहे हैं, जिया बहुत अच्छी लड़की है। जब से हम दोनों एक साथ आए हैं मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई है। तभी कमल जय से कहता है, वैसे मिस्टर जय, आप और जिया कब से साथ में हैं? जय हिचकिचाते हुए इस बात का जवाब देकर कहता है, सच कहूँ तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, पर कम समय में ही हम दोनों के बीच में काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब लगता है आगे जिंदगी खुद ब खुद आसान हो जाएगी। ये सुनते ही अधीर समझ गया कि अगस्त इस तरह बीच में उठकर क्यों चला गया, पर इस वक्त उसके हाथ में कुछ नहीं था और वो भी और एम्प्लॉयज के साथ स्वीट्स का आनंद लेने लगता है। यहाँ जिया काउंटर पर खड़ी थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसकी नजर अगस्त की खाली कुर्सी पर गई। जिया ये देखकर खुश हो गई कि अगस्त कैफेटेरिया से बाहर चला गया है। तभी उसने अपने डेजर्ट के अलावा एक प्लेट में दाल मखनी और चावल भी डाल लिए, क्योंकि टेबल पर बैठकर भी वो पेट भरकर खाना नहीं खा पाई थी और अब वो आराम से खाने का आनंद लेना चाहती थी। तभी वो जैसे ही स्वीट्स और अपना खाना लेकर जय के पास आती है तो उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाती है। जब अभी भी जिया और उसके रिलेशनशिप के बारे में ही जय बात कर रहा था तो ये सुनते ही जिया को गुस्सा आने लगता है, पर उसके पास इस वक्त जय की बातों को झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी अधीर जिया के पास आकर कहता है, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अधीर की बातों का कटाक्ष जिया समझ गई थी, पर उसके पास अधीर के लिए कोई जवाब नहीं था। जय अभी कमल से बातचीत कर ही रहा था कि अचानक ऐसा लगने लगा जैसे जय और कमल एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। तभी कमल थोड़ा झुकते हुए जिया की तरफ देखता है और उससे कहता है, हाय जिया, कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, पर मैंने आज तक तुम्हें कभी नोटिस ही नहीं किया और आज किसी बाहर से आए हुए आदमी से मुझे तुम्हारे बारे में पता चल रहा है। वैसे सच कहूँ, जय बहुत लकी है, तुम जैसी गर्लफ्रेंड मिलना इस समय में बहुत मुश्किल है। जिया कमल को बिना थैंक यू बोले चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती है। ये देखकर जय भी उसकी बगल में जाकर बैठ जाता है और कमल को भी अपने साथ बुला लेता है। ये देखकर जिया अपने सर पर हाथ मारती है और तभी अचानक जिया के फोन की घंटी बजने लगती है। जिया को किसका फोन आ रहा था? अगस्त किस बात से नाराज होकर कैफेटेरिया के बाहर चला गया था? अधीर अगस्त के बाहर जाने से क्यों परेशान था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए।